क्या नरेंद्र मोदी की दुखती रग एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में है और उसे दबाते ही खेल बिगड़ जाएगा? थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आपने अपनी दुकान में, ऑफिस में किसी कर्मचारी को काम करने के लिए रखा है, मगर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं, हाथ जहां भी लगाता है फेल हो जाता है, आपका नुकसान करवाता है, आपकी बदनामी करवाता है, मगर फिर भी आप उसे नौकरी से हटा नहीं पा रहे। 80 साल की उम्र होने के बाद भी वो कुर्सी से चिपका हुआ है और चिपक कर बार बार आपको बेइज्जत करवा रहा है और बहुत बड़ा नुकसान करवा रहा है। तो लोग क्या सवाल करेंगे? यही ना कि आखिर कौन सी दुखती रग उस कर्मचारी ने पकड़ रखी है जो आप उसे नौकरी से निकाल नहीं पा रहे। यही सवाल 75 साल के नरेंद्र मोदी से है, जो कि 80 साल के अजीत डोभाल को रिटायर नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिर आरएसएस वाले राम माधव अपनी किताब में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की तारीफ क्यों करने लगे? क्या वो मोदी के बाद वाली बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे हैं? यानी एक तरफ मोहन भागवत 75 की उम्र की चादर की बात कर रहे हैं कि वो चादर जब कंधे पर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि अब दूसरों को मौका देना है, आप हटिए। दूसरी तरफ राम माधव का अपनी किताब में गजब गजब की चीजें लिखना बहुत सारी चर्चाओं को जन्म देती है। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, एक एक शब्द को आखिर तक सुनिएगा। बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा और ये वो बातें हैं जो गोदी मीडिया पर आपको कभी सुनने के लिए नहीं मिल सकती, उनके दादा भी नहीं बता सकते, ये मेरी गारंटी। क्योंकि इन्हीं बातों को छुपाने के लिए तो गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। वो लोग कभी अकबर को जमीन से खोद निकालेंगे, कभी बीरबल को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। टर्न से हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके कोड या मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यूट्यूब पर हमारा ये दूसरा चैनल है अंबुज कुमार नाम से, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, इसे भी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। अब आगे की बातों को जरा गौर से सुनिएगा। क्या सितंबर के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? क्या मोहन भागवत के कहने पर महामानव प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? क्या आरएसएस और मोदी के बीच अब 36 का आंकड़ा है? बीजेपी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है? पिछले एक महीने से इन्हीं सवालों पर अफवाहों का बाजार गर्म है और ये बात सब जानते हैं कि आज भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके केंद्र में महामानव ही है। चाहे खड़ंजे का उद्घाटन करवा लीजिए या फिर ब्राजील में सांबा डांस का मजा दिलवा दीजिए, सब कुछ महामानव के हिस्से में है। मगर सवाल ये नहीं है कि मोदी इस्तीफा देंगे कि नहीं, भागवत और मोदी में झगड़ा होगा कि नहीं। सवाल ये है कि भागवत को 75 साल का ख्याल आया कैसे? क्या आरएसएस के मुखिया को समझ आ गया है कि मोदी का फेलियर अब बहुत बड़ा हो गया है, चद्दर से बाहर निकल चुका है, संभालना मुश्किल? राम माधव कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की तारीफ क्यों करने लगे? क्यों अपनी किताब में नेहरू की नेपाल और श्रीलंका में कूटनीति की प्रशंसा लिख रहे हैं? इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश की स्वतंत्रता में योगदान की बात कर रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव की लुक ईस्ट नीति की बात हो रही है और तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम पहल की भी तारीफ हो रही है। सवाल यह है कि राम माधव ऐसा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या आरएसएस मान रहा है कि महामानव फेल हो गए, उनकी विदेश नीति फेल हो गई? सत्ता के गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है, लेकिन जवाब ढूंढने से पहले यह समझना होगा कि आरएसएस कोई नादान संगठन नहीं है। यह वही संघ है जो दशकों से भारत की राजनीति को हाँकता आया है और अब जब मोदी का 11 साल का तिलिस्म टूटता दिख रहा है, आरएसएस का 75 साल का नियम नई साजिश की तरह दिखने लगा है। आखिर ये वही आरएसएस है ना जिसने लाल कृष्ण आडवाणी को 2014 में मार्गदर्शक मंडल की सैर करवा दी, लेकिन जब बात मौजूदा प्रधानमंत्री की आती है तो नियमों में अपवाद की गुंजाइश क्यों छोड़ दी जाती है? क्या ये आरएसएस का दोहरापन नहीं है जो अपने ही बनाए नियमों को अपने ही लोगों के लिए तोड़ देता है? संजय झा ने लिखा कि आरएसएस ने जनता का मिजाज भांप लिया है। 11 साल तक फर्जी खबरों, झूठ और दुष्प्रचार के दम पर बनाया गया मोदी का तिलिस्म अब दरक रहा है। बीजेपी के लिए मोदी अब बोझ बनते जा रहे हैं, लेकिन ये खुलकर कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। आरएसएस को डर है कि महामानव का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह रातों रात ढह सकता है, क्योंकि जब तानाशाह कमजोर पड़ते हैं तो वो धीरे धीरे नहीं ढहते, उनका पतन एक धमाके की तरह होता है। क्या आरएसएस इस धमाके की आहट को पहले ही सुन चुका है, सूंघ चुका है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को इस सत्ता ने राष्ट्रवाद के मसाले में लपेट कर परोसा था, लेकिन हुआ क्या? जनता ने तालियां नहीं बजाई, उल्टे सवाल किया। डोभाल की रणनीति औंधे मुंह गिरी और राष्ट्रवाद का ट्रम्प कार्ड जनता के गले नहीं उतरा। इसलिए आरएसएस को समझ आ गया है कि खेल अब बदल चुका है, 11 साल का समय बीत चुका है, जितना पानी बहना था बह चुका है। मोदी का राष्ट्रवादी तड़का अब बासी हो चुका है। जनता अब न तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर उत्तेजित होती है, न ही चीन को ठेंगा दिखाने के प्रोपेगेंडा से। इसलिए आरएसएस को मोदी से ज्यादा बीजेपी की चिंता है, क्योंकि 2014 से बीजेपी का मतलब ही मोदी है और मोदी डूबे तो बीजेपी का डूबना तय है। यहाँ वही कहावत लगती है कि हम तो डूबेंगे सनम, पूरी बीजेपी को ले डूबेंगे। इसी डर की वजह से आरएसएस के मुखिया 75 साल की बात कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इसलिए राम माधव भी कांग्रेसियों की तारीफ कर रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन बीजेपी का आखिरी जुआ है और वहां बीजेपी हारी तो इसका असर केवल एक राज्य पर नहीं होगा, इसका असर भूकंप की तरह होगा और फिर कितने मठ धराशायी होंगे कोई नहीं जानता। और देश पहलगाम को कैसे भूल सकता है, मणिपुर को कैसे भूल सकता है, गलवान और लद्दाख में चीन के चैलेंज को इग्नोर कैसे किया जाए, ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट मारे जाने के सवाल को कैसे भुला दिया जाए? क्योंकि महामानव के 80 साल के जेम्स बॉन्ड ने दावा किया था कि भारत का एक और शीशा नहीं टूटा, और उन्हीं के बयान के बाद अमेरिका के सरपंच ट्रंप ने दावा कर दिया कि 5 जेट गिरे थे। और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि बताइए मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है? मगर महामानव की सत्ता कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। 80 साल के जेम्स बॉन्ड ने कह दिया कि कोई एक फोटो या वीडियो दिखा दे, मतलब सत्ता ने सब कुछ मिटा दिया है, मगर सवालों को नहीं मिटाया जा सकता। और इस बात को खारिज भी नहीं किया जा सकता कि हर फेलियर के लिए मोदी के साथ उनका सस्ता वाला जेम्स बॉन्ड भी जिम्मेदार है। हालांकि सस्ता वाला नहीं कह सकते, पता नहीं कितने करोड़ खर्च होते होंगे, मगर क्वालिटी सस्ती वाली है, जो 11 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का भुत्ता बन गया है। फेसबुक और यूट्यूब पर डोभाल के चारण भाट भले ही उन्हें जेम्स बॉन्ड साबित करते हैं, मगर देश का सच कुछ और है। सवाल केवल डोभाल की क्षमता का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जो 80 साल के बुजुर्ग को ढो रहा है। आखिर डोभाल मोदी का कौन सा सच जानते हैं? कौन सी दुखती रग उनके हाथों में है कि 80 साल की उम्र में भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं? क्या भारत को ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जरूरत है जो बार बार फेल हो रहा है? बात सिर्फ उम्र की नहीं है, फेलियर की भी। और जब मोदी 80 साल के डोभाल का इस्तीफा नहीं ले पा रहे तो भागवत 75 साल के फेल मोदी का इस्तीफा कैसे ले लेंगे? असली सवाल यह है कि 80 साल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मोदी क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, जबकि डोभाल का फेलियर बहुत बड़ा है। 2020 में गलवान में चीन के साथ भारतीय सेना की टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। यह घटना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए एक बड़ा झटका थी, मगर डोभाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। बावजूद इसके उन्हें चीन के साथ बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाया गया, जबकि चीन के साथ मिलिट्री संघर्ष के मुद्दे पर ही उनका इस्तीफा हो जाना था। सवाल यह भी है कि क्या डोभाल की सलाह पर ही मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया? मोदी
व्यक्ति ने किसकी सलाह पर कहा था कि न कोई घुसा है, न घुस आया है, न घुसा हुआ है? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला है। हालात ये है कि चीन के साथ लगातार बातचीत के बावजूद डोभाल चीनियों को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सके। कई रणनीतिक पॉइंट्स पर चीनियों का कब्जा है, कई क्षेत्रों में तनाव बरकरार है। क्या ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नाकामी नहीं है, जिसका मेन काम ही सीमा की सुरक्षा करना है? अगर मोदी का जेम्स बॉन्ड काबिल है तो गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत क्यों हुई? भारत को स्ट्रेटेजिक नुकसान क्यों हुआ? और गलवान के 5 साल बाद डोभाल एक बार फिर बुरी तरह फेल हुए, पहले चीन के मोर्चे पर और 2025 में पाकिस्तान के मोर्चे पर। मत भूलिए 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला, आतंकियों ने भारत के 26 लोगों को धन पूछ-पूछ के मारा, मगर डोभाल की खुफिया मशीनरी आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रही। आतंकी अब भी आजाद हैं। इसी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और जब सेना हावी थी, मोदी सीज फायर को तैयार हो गए। और तो और इसका ऐलान करने तक की हिम्मत नहीं हुई, जबकि सेना के अफसरों का बयान है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हाथ बांध रखे थे। सीडीएस चौहान का बयान है कि नुकसान हुआ है और सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप ने ले लिया। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर महामानव नरेंद्र मोदी है। मगर अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि एक शीशा भी नहीं टूटा और ट्रंप का कहना है कि 5 जेट मार गिराए? सवाल है कि किसके जेट गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के? महुआ मित्रा का दावा है कि भारत का कम से कम 1 राफेल गिरा है और 1 राफेल की कीमत $250 मिलियन है। तो अगर 5 जेट गिरे तो कितने का नुकसान हुआ? क्या जनता के पैसों की कोई कीमत नहीं है? क्या ये अडानी के पैसे से आया था? क्या ये डोभाल का काम नहीं था कि वो देश को सच बताते? डोभाल के अनुभक्त दावा करते हैं कि उनका जेम्स बॉन्ड पाकिस्तान में 7 साल एजेंट बनकर रहा, मुसलमान बनकर रहा, मगर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, चीन उसकी मदद करता रहा, उसने डोभाल का भंडाफोड़ कर दिया। कहीं ना कहीं ये सवाल उठा कि क्या भारत का खुफिया तंत्र फेल है? आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति औंधे मुंह गिरी है और आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। और डोभाल कह रहे हैं कि भारत का एक कांच भी नहीं टूटा। तो पुंछ में जो मकान तबाह हुए वो किसके थे? राहुल गांधी जिन लोगों से मिलने गए थे उनके घर किसने तोड़े? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सच से मुंह मोड़ना क्या देश के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं कहा जा सकता? शर्मनाक बात तो यह है कि जब पहलगाम हमले की जिम्मेदारी की बात आई तो मनोज सिन्हा को आगे कर दिया गया। मनोज सिन्हा ने कह दिया कि पहलगाम का हमला सुरक्षा में चूक थी और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो सवाल यह है कि मनोज सिन्हा किस किस चीज के लिए जिम्मेदारी लेंगे? पहली बात तो यह है कि क्या वो 26 निर्दोष नागरिकों के जिम्मेदार हैं जिनकी जान उस आतंकी हमले में गई, जिन्हें आप बचा नहीं सके? या आप पाकिस्तानी फायरिंग में मरने वालों के लिए भी जिम्मेदार हैं जिनकी मौत ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई? क्या मनोज सिन्हा एनआईए की उस बेतहाशा कार्रवाई की जिम्मेदार भी हैं जिसमें हजारों कश्मीरियों से पूछताछ हुई, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, स्कूल और दुकानें वीरान हो गई, पूरे कश्मीर को जांच के नाम पर संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया गया? क्या इसकी जिम्मेदारी भी सिन्हा जी लेंगे? पहलगाम हमले के बाद बेंगलुरु, नोएडा, पुणे और दिल्ली तक कश्मीरियों को मारा पीटा गया, उनके हॉस्टल पर हमले हुए, क्या ये जिम्मेदारी भी मनोज सिन्हा लेंगे? सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद करोड़ों खर्च करके सांसदों को विदेश भेजा गया घूमने फिरने के लिए, मगर ट्रंप ने सारा क्रेडिट ले लिया। तो इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी की, डोभाल की या मनोज सिन्हा की? सवाल तो ये भी है कि अगर मनोज सिन्हा जिम्मेदारी लेते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये कौन सी जिम्मेदारी है? खाली मुंह खोला भग से बोल दिया, ये कोई जिम्मेदारी होती है? क्योंकि सब कुछ आपके नाक के नीचे हुआ है, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो ये लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही कही जा सकती है। डोभाल और सिन्हा ने समझा ही नहीं कि कश्मीर एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है जहां आपकी कुर्सी की कीमत इंसानों की जान से चुकाई जाए। बीते 11 साल में कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हुए और हर रणनीति के मास्टरमाइंड, हर ऑपरेशन के आर्किटेक्ट और हर फेलियर के मौन दर्शक अजीत डोभाल है। तो सवाल ये बनता है कि पहलगाम में क्या हुआ था अजीत डोभाल साहब? क्या आपकी डोभाल डॉक्ट्रिन ने पर्यटकों की लाशों पर शांति का सर्टिफिकेट तैयार किया है, या फिर यह हमला आपका एक फेलियर है, एक और फेलियर जिसे गोदी मीडिया ने गायब कर दिया? आईआईटी मद्रास में डोभाल का भाषण उनके बूढ़ा हो जाने का सबूत है। जब एक एनएसए आतंकियों को फोटान समझने लगे, कांच का शीशा टूटने की बात करने लगे, इधर उधर अक्क बक्क बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपनी ही धुंध में खो गया है। क्या भारत को एक ऐसे एनएसए की जरूरत है जो दो टूक बात भी न कर पाए? क्या ऐसे व्यक्ति को चीन के साथ बात करने का जिम्मा सौंपा जा सकता है? सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती और इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलियों में ही डोभाल को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, ऐसी चर्चा है। उनके साथ काम करने वाले उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि डोभाल के काम करने का तरीका 50 साल पुराना है और हो सकता है कि इससे डोभाल को किक मिलती हो, लेकिन भारत के सामने चीन की आक्रामकता, पाकिस्तान की चुनौती और अमेरिका की ध्वंस का खतरा है। और मणिपुर में जल रही आग ने डोभाल की नाकामियों को एक बार फिर से नंगा कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए और 4,000 से अधिक सरकारी हथियार लूट लिए गए। मणिपुर में ये कोई साधारण दंगा नहीं है बल्कि सिविल वॉर है जहां कुकी और मैतेई एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। सवाल यह है कि डोभाल इस दौरान क्या कर रहे थे, कहां थे? क्या गृहमंत्री अमित शाह के आगे उनकी नहीं चलती है या उनकी रणनीति केवल कश्मीर तक सीमित है? मणिपुर का जलना उनकी प्राथमिकता नहीं है क्या? अमित शाह 4 दिन के लिए मणिपुर पहुंचे तो शांति की बात की, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो, नील बटा सन्नाटा, राष्ट्रपति शासन लग गया मगर शांति स्थापित नहीं हुई। इन सब के बीच डोभाल कहीं नजर नहीं आए, गायब थे। देश की आंतरिक सुरक्षा 2 साल से मणिपुर में दम तोड़ रही है, मगर डोभाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमित शाह के क्षेत्र में दखल देते हुए मणिपुर का दौरा कर सकें और शांति स्थापित करने की बात कर सकें। मणिपुर में अमित शाह और डोभाल के संघर्ष को ऐसे समझिए कि केंद्रीय मंत्री का घर भीड़ ने जला दिया, तब भी डोभाल की चुप्पी नहीं टूटी। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम नहीं था कि वो इस सिविल वॉर जैसे हालात को कंट्रोल करते? मणिपुर की सड़कों पर हथियारों की लूट, औरतों का नग्न परेड, सेना के साथ लोगों की भिड़ंत, कुकी मैतेई के बीच फायरिंग और हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया जाना, क्या इन सब की खबरें डोभाल को नहीं मिली? याद रखिए कि मोदी ने भी मणिपुर का दौरा नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई जाने की, और न ही डोभाल के जाने की खबर मिलती है जैसे कि अमित शाह की मिली। तो ये समीकरण क्या बताता है? क्या मान लिया जाए कि शाह और डोभाल में 36 का आंकड़ा है? मणिपुर का फेलियर इतना बड़ा है कि मोदी, शाह और डोभाल का एक साथ इस्तीफा मांगता है और कई बार मांगता है। सवाल यह है कि महामानव डोभाल को क्यों नहीं हटा रहे? क्या ये उनकी वफादारी है या फिर कोई और विकल्प न होने का डर है? फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक लेजर आंखों वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर चाहते हैं कि ये पद किसी पूर्व राजनयिक को मिले जैसे ब्रजेश मिश्रा या शिवशंकर मेनन को मिला था। लेकिन खबरें ये भी हैं कि डोभाल अपनी रिटायरमेंट की खबरों का गला घोंट रहे हैं, यानी वो अपनी कुर्सी के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं। गलवान, पहलगाम और आतंकियों को पकड़ने में नाकामी ने डोभाल की क्रेडिबिलिटी को चकनाचूर कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि डोभाल बार बार फेल क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि मोदी उन्हें बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, एक थके हुए व्यक्ति को बनाए रखना वफादारी नहीं है जो बार बार फेल हो रहा हो। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश को जवाब चाहिए क्योंकि उसे जानने का हक है। ये जितने लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के महीने का करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वो सब इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई है। इसलिए सवाल पूछिए और जवाब मांगिए। जवाब नहीं मांगेंगे तो लोग आवारा हो जाएंगे और आवारापन की सबसे बड़ी कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा
ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।